हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। ठीक है भाई। नया चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम नाम है। और ये जो चैप्टर है इकोसिस्टम, ठीक है, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीट में क्या होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन का हिसाब किताब इस चैप्टर का होता है। ठीक है ना? 1 से 2 क्वेश्चन का जो हिसाब किताब है वो होता है इस चैप्टर का। इकोसिस्टम की अगर आप बात करें, ध्यान से समझिएगा कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम भी है। और इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इट इज कंसिस्ट ऑफ, एक ऐसा सिस्टम जो बनता है, कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन, कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड abiotic components, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो सवाल है कि ये फिर बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है ना? यहाँ पर जो भी बात निकल के आएगी वो ये है कि भाई फिर यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट में कंसीडर करेंगे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट में कंसीडर करेंगे। राइट? तो जब भी आप बात करते हो बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स की, ठीक है, जब भी आप किसकी बात करते हो बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हो, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा बताइएगा जरा। प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएंगे, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये जो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर, कैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। हालांकि कंज्यूमर को हम लोग 2 कैटेगरी में कंज्यूमर को हम लोग क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं बेटा। कंज्यूमर जो होता है, भी मैं हटा दूंगा ये, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। इसमें आपके माइक्रोब्स आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं एनिमल्स। लिखा रहने देता हूँ, लिखा रहने देता हूँ, काम आ जाएगा। तो बायोटिक कंपोनेंट को आपने कैसा देखा कि प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, या सिंपली प्रोड्यूसर है, मैक्रो कंज्यूमर है, माइक्रो कंज्यूमर है, या फिर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जब भी हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जब हम किनकी बात करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो उस एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा बताइए जरा मुझे। बच्चों, एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, लाइट है और टेम्परेचर है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। सॉरी, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, एबायोटिक में सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। अब ये किसी एक बायोटिक फैक्टर का, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा भाई। तो कोई जो एक बायोटिक फैक्टर है या जो बायोटिक कंपोनेंट है, उस बायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है भाई,
उस बायोटिक कंपोनेंट का, उस बायोटिक कंपोनेंट का किसी एबायोटिक के साथ, बायोटिक कंपोनेंट का किसी बायोटिक के साथ, या फिर दूसरे बायोटिक का एबायोटिक के साथ, किसी भी बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक के साथ, और या फिर दूसरे किसी बायोटिक कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो जो रिलेशन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस रिलेशन को, उस इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, चलिए भाई, बायोटिक और एबायोटिक वाली बात थी। अब ये मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए इकोसिस्टम के। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कि जो अर्थ है, जैसे एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें अपने को बताई हैं भाई, एनसीईआरटी ने क्या करी, अपने को बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। इकोसिस्टम में अगर आप अर्थ की बात करें तो वो कहते हैं अर्थ क्या है, अर्थ एक जो है ग्लोबल इकोसिस्टम, ऑलराइट। अर्थ जो है क्या है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम। और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को वो कह रहे हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और अर्थ को क्या कह रहे हैं कि वो एक ग्लोबी पारितंत्र है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम। अर्थ क्या है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है भाई, है ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम समाहित हैं। इकोसिस्टम का अगर आप क्या करना चाहें, कैटेगराइजेशन करना चाहें, ठीक है ना, इकोसिस्टम का जैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं, तो भांति भांति से आप ये काम कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं। जैसे एक तो ये क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हैबिटेट क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रह कहाँ पर रहे हैं। तो जैसे हमने क्या किया, इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने की कोशिश करी भाई, बताइए जरा हमने क्या किया, हमने इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। अब ये जो इकोसिस्टम है ये हो जाएगा दो तरीके का, दो तरीके का हो जाएगा भाई। इसको सेंटर में लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं सेंटर में, इसको लिखते हैं सेंटर में भाई, कि ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ऐसे कितने तरीके का हो जाएगा, दो तरीके का हो जाएगा, ठीक है जी, दो तरीके का हो जाएगा वो, दो तरीके का, ठीक है। ये इस बेसिस पर है कि हैबिटेट क्या है। तो एक हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्या हो जाएगा भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल। और दूसरा हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक क्या हो जाएगा भाई, टेरेस्ट्रियल, और एक क्या हो जाएगा, एक्वाटिक। अच्छा, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें जो हैबिटेट है वो कहाँ पर रहेगा बताइएगा जरा, लैंड पर रहेगा, ठीक है, लैंड पर रहेगा हैबिटेट। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहां पर जो हैबिटेट है किधर रहेगा भाई, वाटर बॉडीज में रहेगा, वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में बेटा। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के तो क्या क्या हो जाएगा बताइएगा जरा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ग्रास लैंड हो जाएगा, डेजर्ट वगैरह हो जाएंगे। तो ये सब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेकिन जैसे अगर आप बात करना चाह रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की,
एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो जैसे पॉन्ड है या लेक है या रिवर है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो वेटलैंड है, गीली जमीन जो होती है जहाँ पे पानी वानी भर जाता है, गड्ढे वड्ढे, सी है, और या फिर बेटा इस्चरी है। ठीक है, इस्चरी। इस्चरी क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस्चरी क्या होता है अभी मैं आपको तुरंत यहीं पर समझा देता हूँ भाई। ये एक ट्रांजिशन जोन है। इस्चरी की अगर आप बात करें, यहीं पे समझा देता हूँ मैं। इट इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर एंड सी। रिवर एंड सी, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है भाई, रिवर है, और ये क्या है, सी है, सी। तो ये जो जोन है भाई, ये क्या हो जाएगा, ई फॉर एस्चुरी हो जाएगा। इनके बीच का जो ये ट्रांजिशन जोन है, वो क्या हो जाएगा भाई, एस्चुरी हो जाएगा। ओके। तो एस्चुरी क्या है भाई, एस्चुरी को हम लोग कहेंगे कि ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो ये क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया गया है, इस बेसिस पर किया गया है कि इनका हैबिटेट क्या है, इनका जो है हैबिटेट क्या है। एक चीज याद रखेंगे, एक अभी और मैं कर लेता हूँ जो है क्लासिफिकेशन, या उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये रहा आपका एसपी पॉइंट, कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं भाई, नेचुरल इकोसिस्टम, दीज नेचुरल इकोसिस्टम्स आर नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेनेबल एंड सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है ना। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेनेबल एंड सेल्फ रेगुलेटरी, यानी कि वो खुद को रेगुलेट कर पाते हैं, खुद को वहां पर बचाए रख पाते हैं, बनाए रख पाते हैं। ठीक है ना। खुद को वहां पर क्या कर पाते हैं, वो बचाए रख पाते हैं, आप कहेंगे कि बनाए रख पाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है भाई। ठीक है। ये प्लांट प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से। ठीक है। और फिर ये क्या है, आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ये जो है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है बच्चों। ठीक है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उधर ये क्या, एक्वाटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पर इकोसिस्टम का एक और क्लासिफिकेशन मैं करूंगा, और वो इस बेसिस पर है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है या नहीं। इकोसिस्टम का ये जो क्लासिफिकेशन मैं करने जा रहा हूँ, वो इस बेसिस पर है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है उस इकोसिस्टम के बनने में या नहीं। तो एक तो हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। क्या हो जाएगा भाई, नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा हो जाएगा मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। बच्चों ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, आप कहेंगे कि इट इज डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इट डेवलप इन नेचर विदाउट 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 एनी ह्यूमन सपोर्ट और इंटरफेरेंस। ठीक है जी। इसमें ह्यूमन का कोई सपोर्ट या इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, आप कह देंगे कि जैसे जंगल वगैरह हो गए, फॉरेस्ट हो गए, या जो अलग अलग टाइप के मराइन इकोसिस्टम है, वो सब हो गए। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें, ये जो मैन मेड है, इन्हीं को कह दिया जाता है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहां पर आ जाता है, एंथ्रोपोजेनिक टर्म यूज करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक टर्म कब यूज करते हैं, जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है।
आप कहेंगे ये ऐसे इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम्स विच आर which are created and maintained by created and maintained by human या ह्यूमंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक्वेरियम। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले सकते हैं? एक्वेरियम ले सकते हैं भाई। एक्वेरियम मछली उछली पालते हैं जिसमें। और दूसरा हो जाएगा क्रॉप फील्ड, खेत जो होते हैं जहाँ पे खेती होती है, इसको एग्रो इकोसिस्टम भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा? एग्रो इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड कह लीजिए या एग्रीकल्चरल लैंड कह लीजिए या एग्रो इकोसिस्टम कह लीजिए। ये जो क्रॉप फील्ड है ना, एक्वेरियम के अलावा जैसे हम लोग गार्डन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बगीचा वगैरह जो हम बनाते हैं। तो क्रॉप फील्ड जो है एग्रो इकोसिस्टम, इट इज लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। ये भी याद रखिएगा कि ये जो एग्रो इकोसिस्टम है या ये जो क्रॉप फील्ड है, देखिए दुनिया भर में कितनी खेती होती है। तो आप कहेंगे इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन हो जाएगा बताइएगा जरा मुझे? एग्रो इकोसिस्टम हो जाएगा बेटा। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने क्या देखा, इकोसिस्टम का एक और क्लासिफिकेशन कर लिया। यहीं पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो इकोसिस्टम होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ऐसे लिख देता हूँ हेडिंग डाल के, फीचर्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम्स। मैन मेड इकोसिस्टम्स जो एंथ्रोपोजेनिक या जो मैन मेड इकोसिस्टम है, उसकी खासियत क्या है, खास बातें क्या है उसकी, आइए वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बात नंबर 1 कि इसके पास इट इज नॉट सेल्फ रेगुलेटरी। नॉट सेल्फ रेगुलेटरी। नेचुरल जो इकोसिस्टम है बेटा वो सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, मैंने आपको बताया इधर कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होते। अगर आप तुलना करें कि डाइवर्सिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, नेचुरल इकोसिस्टम में या मैन मेड, तो आप कहेंगे डाइवर्सिटी जो है नेचुरल इकोसिस्टम में होती है ज़्यादा, मैन मेड इकोसिस्टम में होती है कम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, एक सिंपल फूड चेन देखने को मिलेगा, जबकि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन, बढ़िया सा फूड वेब देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों प्रोडक्टिविटी जो है, अगर आप प्रोडक्टिविटी कंपेयर करें तो प्रोडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, किसकी? आर्टिफिशियल की, मैन मेड इकोसिस्टम की। अरे प्रोडक्टिविटी का ही तो लालच है, प्रोडक्टिविटी का ही तो लालच है। अगर प्रोडक्टिविटी का लालच ना हो तो इंसान खेती बाड़ी करे ही क्यों? तो यही सोचेगा ना कि भाई फिर जैसे जंगल पड़े हैं वैसे ही पड़े रहने दो, जंगल जो है जैसे पड़े हुए हैं वैसे पड़े रहने दो, अगर कुछ होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात होती है। इसीलिए इंसान क्या करता है, खेती किसानी का काम करता है, राइट। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अगर आप इसको एक नेचुरल इकोसिस्टम से कंपेयर करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उस अमाउंट में नहीं होती है जो कि नेचुरल इकोसिस्टम में होती है। तो ये 5 बातें याद रखिएगा, अगर कभी अच्छा सवाल पूछा गया तो ये बन सकता है कि ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होते हैं, इनमें डाइवर्सिटी कम होती है, इनका फूड चेन सिंपल होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्टार बनाए यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो लो रहती है, लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको देखने मिलती है। क्लियर है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हो। ये पढ़ने के बाद अब हमको पढ़ने हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या पढ़ना है भाई? हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है ना? तो जैसे अगर आप इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करो और फंक्शन की बात करो, राइट बेटा, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करो और आप फंक्शन की बात करो। एक तो आपको पढ़ने हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, या सिंपली आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्या कह सकते हैं भाई? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? फंक्शन पढ़ना है भाई। क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है। तो अगर आप इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में दो चीजें आ जाएंगी बेटा। एक तो आ जाएगा स्पीसीज कंपोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन, और बेटा दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। एक क्या हो जाएगा? स्पीसीज कंपोजिशन, और दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शन की अगर आप बात करें तो फंक्शन में क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। दूसरा हो जाएगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। तीसरा हो जाएगा बच्चों एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। और चौथा हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर नाम जरूर लिख रहा हूँ, लेकिन जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले क्या था? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हम लोग पूरी उसकी डिटेल पढ़ा करते थे। पहले क्या होता था बेटा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की पूरी डिटेल पढ़ते थे हम लोग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की पूरी डिटेल जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले जरूर हुआ करती थी। लेकिन ये आप नाम याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, किसमें से कौन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और कौन है फंक्शनल कंपोनेंट, है ना? तो वो ऑड इवन टाइप का एक सवाल यहाँ पे बन जाता है। आइए बात करते हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन की। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन यहाँ पर? स्पीसीज कॉम्पोजिशन। और जब भी आप स्पीसीज कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है। स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। ठीक है। सिंपल सा मतलब यही है, हमें यही पता लगाना है कि वहां पर कितने प्रकार के स्पीसीज पाए जा रहे हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के स्पीसीज वहां पर पाए जा रहे हैं। राइट। इट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इनुमरेशन ऑफ, सिंपली क्या है भाई? आइडेंटिफिकेशन एंड मतलब काउंट भी करना है। इनुमरेशन ऑफ, इनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट है, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट है, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज जो प्रेजेंट है, तो वो वहाँ का स्पीसीज कंपोजिशन हो जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा एक्वोटिक है मामला, इसमें फिश आपको दिखाई देगी, एक डक दिखाई दे रही है, थोड़ा सा फ्रॉग भी है, राइट? तो ये क्या है? उस इकोसिस्टम का एक स्पीसी कंपोजिशन है कि किस किस टाइप के स्पीसी वहाँ पर पाए जा रहे हैं, है ना? वहाँ पर घास है कि बड़े प्लांट हैं, छोटी चिड़िया हैं कि बड़ी चिड़िया हैं, कीड़े छोटे वाले कि बड़े वाले हैं, ये सारी चीजें। स्पीसीज कंपोजिशन के बाद अब अपने को अगली चीज पढ़नी है, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन।
स्ट्रेटिफिकेशन। इकोलॉजी में जब आप स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्पीसी है ना, उनका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। व्हाट इज इट? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग जो स्पीसीज हैं, अलग अलग जो स्पीसीज हैं, उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में। और भाई जी ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्यों है, ये भी आपको जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये भी जो है आपको जानना चाहिए। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है फॉर, ये आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसोर्सेज। नीड कह लीजिए या यूटिलाइजेशन कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू नीड, या तो जो नीड है और या फिर यूटिलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू नीड और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सपोज आपको ना लाइट के हिसाब से समझना है, लाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से तो ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे रेन फॉरेस्ट फ्लोर है, फिर अंडर स्टोरी लेयर, कैनोपी, और फिर इमरजेंट लेयर। कुल मिला के सबसे छोटे वाले पौधे, उनसे थोड़ा ज्यादा हाइट, उनसे थोड़ा ज्यादा हाइट, उनसे थोड़ा ज्यादा हाइट। इसको ऐसे समझिए, इनको चाहिए सबसे ज्यादा लाइट, इनको और कम, इनको और कम, इनको सबसे कम। आगे बात समझ। ये नीचे वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे अगर आप किसी फॉरेस्ट की बात करें, एनसीईआरटी ने जो आपको समझाने की कोशिश करी है, जो बॉटम है सबसे नीचे, बॉटम लेयर, वहां पर आपको ग्रासेज एंड हर्ब्स देखने को मिलेंगे। ग्रासेज एंड हर्ब्स। मिडिल में अगर आप देखें तो वो जो सेकेंड लेयर बनती है भाई साहब, उस सेकेंड लेयर में आपको श्रब्स देखने को मिलेंगे। और जो टॉप लेयर है सबसे ऊपर, टॉप लेयर जो है सबसे ऊपर, वहां पर आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कह देते हैं भाई, है ना, वर्टिकल लेयरिंग। अलग अलग स्ट्रेटा बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। समझिए आप, स्ट्रेटा मतलब क्या हो जाएगा? लेयर। यानी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग। सिंपल सी बात है ना। स्ट्रेटा मतलब क्या है? लेयर। तो स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब हो जाएगा? बताइए जरा मुझे। लेयरिंग। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब हो जाएगा मित्रों? लेयरिंग हो जाएगा। सिंपल सी चीज ये। ठीक है भाई, चलिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए जरा, इकोसिस्टम के बारे में जो इन जनरल बातें थी वो डिस्कस करी मेरे साथ। ठीक है, कि कैसे बनता है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, कंज्यूमर। ठीक है ना, ये जो आपके माइक्रो कंज्यूमर है, इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिकम्पोजर कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है, अर्थ ग्लोबल इकोसिस्टम है, फिर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर ये हमने इसके बाद क्लासिफिकेशन किया, नेचुरल और मैन मेड। फिर हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करी भाई, जिसमें हमने जो उसके स्ट्रक्चर में दो चीजें थी, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वो पढ़ लिया है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फंक्शन है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की डिटेल नहीं पढ़नी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इसकी हमें फुल डिटेल पढ़नी है भाई। इसकी हमें पढ़नी है फुल डिटेल। आइए बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं भाई। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को पढ़ना है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। आइए सुनिए, क्या है ये चीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बच्चों, जब आप पढ़ते हैं ना प्रोडक्टिविटी के बारे में,
जब आप प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको ना दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक होता है प्रोडक्शन, एक क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन, है ना। दोनों चीजें मैं आपको समझा देता हूँ प्रोडक्टिविटी हेडिंग के अंदर, फिर बाकी चीजें पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड बायोमास या फॉर्म्ड बायोमास, कितना बायोमास सिंथेसाइज हुआ, इसका जो अमाउंट है, सिर्फ अगर आप अमाउंट की बात करें तो इसे आप क्या कह देंगे, प्रोडक्शन कह देंगे। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है भाई, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड टाइम, यानी कि बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड टाइम, बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, कितना बायोमास सिंथेसाइज हो रहा है, उसका जो रेट है, ठीक है ना, उसका जो रेट। और यहाँ पर बायोमास प्रोडक्शन का सिंपल सा क्या मतलब हो जाएगा, है ना, आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये है मामला। और ये जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को आप कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी को आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हैं, और वेट बायोमास उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, बायोमास या आप कह लीजिए वेट, वेट। जैसे आपने क्या कहा कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि एक साल में कितने मीटर स्क्वायर एरिया में कितने ग्राम बना। या अगर आप चाहें तो इसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी ये कैलकुलेशन की जा सकती है कि हमें कितना कैलोरी मिला, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर, इस तरीके से भाई। तो आप चाहे तो इसको बायोमास या वेट के रिस्पेक्ट में लिख लें, और चाहे तो आप इसे एनर्जी के टर्म में लिख लें, किसी भी टर्म में आप लिख सकते हैं। ये जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम क्लासीफाई करते हैं इस तरीके से, ये जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये कैटेगराइजेशन। ये जो प्रोडक्टिविटी है, एक क्या हो जाएगा भाई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एक क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसका क्या मतलब है बताओ। हम लोग कहेंगे इट इज द, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या हो जाएगा बताइएगा जरा मुझे, द रेट एट विच बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और प्रोड्यूसर, सिंपली क्या कह सकते हैं, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर। अच्छा एक और बात, इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज फोटोसिंथेसिस
सिंपल और सिंपल टर्म में फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जितना प्लांट यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ज़्यादा बायोमास सिंथेसाइज होगा, उतना ज़्यादा जो बायोमास है भाई वो सिंथेसाइज होगा, आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आप सिंपली कहेंगे इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ, रेट ऑफ formation of new organic matter, rate of formation of new organic matter by consumers, by consumers। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने का रेट है, प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो कंज्यूमर का जो प्रोडक्टिविटी है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है भाई, कंज्यूमर की जो प्रोडक्टिविटी है। ओके जी, चलिए आगे आइए। प्राइमरी के बाद, प्राइमरी और सेकेंडरी करने के बाद हम लोग ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, इसको फिर से क्लासिफाई करेंगे। नाउ दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दूसरा हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहेंगे है सर अभी आप प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा रहे थे, सर अब प्राइमरी के भी दो टाइप पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा पहले तो अपने वाले टर्म में बता दूं। इसका मतलब होता है कि कितना बनाया, कितना बनाया, और इसका मतलब होता है कि कितना बचाया, कितना बचाया। भाई जैसे प्लांट क्या करता है, आप समझो मेरी बात, प्लांट क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट की फोटोसिंथेसिस के बाद, है ना, प्लांट की फोटोसिंथेसिस के बाद, ठीक है ना, प्लांट की फोटोसिंथेसिस के बाद ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा हम ही मिल जाता है वो, है ना, पूरा का पूरा हम ही खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट को भी तो जिंदा रहना है, प्लांट को भी तो अपनी एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, प्लांट को भी तो क्या चाहिए, अपनी एनर्जी चाहिए भाई, बताओ, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। तो इसलिए प्लांट भी क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा प्लांट। ठीक है ना, प्लांट भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। और जब भी प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, जब भी क्या करेगा बेटा, प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो उससे ग्लूकोज चाहिए। यानी प्लांट ने जो बायोमास बनाया है, जो स्टोर किया, उसका कुछ हिस्सा ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस होगी। आप जो पढ़ते हैं लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ईटीएस चलेगा, एटीपी बनेगी। यानी प्लांट जो बनाता है पूरा का पूरा तो स्टोर नहीं करता। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने एक गाजर उखाड़ी, गाजर का वेट है 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो ये 150 ग्राम क्या है, प्लांट ने जो बनाया है या प्लांट ने बचाया है, जो स्टोर किया है, बताइए। तो बेटा ये वो चीज है जो प्लांट ने बचाई हुई है, क्योंकि प्लांट अपना भी तो यूज कर ही रहा है ना। यानी कि वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनपीपी है भाई, एनपीपी।
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए आइए बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। होता क्या है? देखिए, आप इसे कहेंगे कि ये जो है, ध्यान से समझिएगा, इट इज सिंपली रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ rate of synthesis of organic matter by producers during photosynthesis। सिंपल सी बात, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये रेट ऑफ सिंथेसिस क्या है भाई? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन 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 ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बताओ? आप कहेंगे इट इज रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, कितना वो स्टोर कर पा रहे हैं, है ना, आफ्टर यूटिलाइजेशन वो कितना स्टोर कर पा रहे हैं। एंड इट इज द अवेलेबल बायोमास it is the available biomass for the available biomass for the consumption to heterotroph। मैंने पहले ही बताया कि ये जो गाजर आपको खाने को मिल रही है, ये जो गाजर आप खा रहे हैं, ये क्या है? ये जीपीपी है या एनपीपी है? तो ये भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है भाई? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये प्लांट कैसे स्टोर करता है चीजों को, ये भी तो समझो भाई, प्लांट स्टोर कैसे करता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, ठीक है ना। और ये आर क्या है? ये आर है बेटा रेस्पिरेटरी लॉस। आर क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी लॉस, कितना उसने रेस्पायर कर लिया। आप जानते हैं कि जो कंपनसेशन पॉइंट होता है, ये रहा आपका एसपी पॉइंट, यहां पे मैं बता देता हूं। यू नो एट कंपनसेशन पॉइंट क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि जीपीपी इज इक्वल टू आर। और अगर ऐसा हो जाएगा तो एट कंपनसेशन पॉइंट एनपीपी बिकम जीरो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जीपीपी बराबर आर है। कंपनसेशन पॉइंट, किसी भी फैक्टर के लिए आप वो पॉइंट देखते हो जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर होता है। जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर है, यानी कि जीपीपी और आर बराबर है, और अभी मैंने आपको बताया कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। तो अगर जीपीपी और आर दोनों बराबर है तो फिर एनपीपी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यानी कि जो कंपनसेशन पॉइंट है, उस कंपनसेशन पॉइंट पे कोई भी नया बायोमास नहीं ऐड होता है। किसमें नहीं ऐड होता है? प्लांट में। ये वाली बात है भाई, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्या? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फिर उसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आइए अब मैं आपको पढ़ा देता हूं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं भाई? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं?
जो फोटोसिंथेसिस को या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है। तो अगली चीज है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर है बेटा जो क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को या फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा एक तो क्या हो जाएगा बताइएगा जरा मुझे, जो प्लांट है, प्लांट उसकी खुद की जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। भाई आप समझो ना, मान लो आपके पास बेड बहुत अच्छा है, पिच भी बढ़िया है एकदम पाटा, लेकिन भाई साहब आप पे स्किल ही नहीं है, आपका फुटवर्क ही नहीं है, आपकी कलाइयां घूम ही नहीं रही हैं, तो फिर आप बहुत मुश्किल से सिंगल डबल ही बना पाओगे, बाउंड्री तो आप नहीं लगा पाओगे, है ना। आपको जितना मर्जी है अच्छी कोचिंग में अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, जितना मर्जी है जितना अच्छा मटेरियल मिल गया हो सकता है आप मेहनत भी करते हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से आपका जो दिमाग है वो उतना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए, तो आपको अधिक समय लग जाएगा। मान लीजिए एक प्लांट है, उसकी रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि वो 1 घंटे में एक्स मॉलिक्यूल बनाता है, दूसरा जिसका कम है हो सकता है वो 5 घंटे में एक्स मॉलिक्यूल बना पाए। तो इसका क्या मतलब है, कभी कभी किसी की सिलेक्शन 1 साल में हो जाता है, कभी कभी किसी किसी को टाइम लग जाता है, ये भी एक चीज़ है ना। नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में उतार सकते हैं। तो अपनी खुद की जो क्षमता है, अपनी खुद की जो क्षमता है वो वाली बात है। दूसरा है अवेलेबल सोलर रेडिएशन, कि लाइट कितनी मिल रही है भाई, समझ गए बात को, लाइट कितनी मिल रही है, प्लांट को कितना लाइट मिल रहा है। और आप जानते हैं कि फिर बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम वगैरह भी काम करते हैं, तो टेम्परेचर का मामला ठीक होना ही चाहिए, नहीं तो जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो गड़बड़ हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर, इसको बेटा एक तरीके से आप वाटर से समझ सकते हैं, कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा भाई, सॉइल मॉइस्चर का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और बेटा एक फैक्टर हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी क्या होने चाहिए बेटा, अवेलेबल होने चाहिए, ये वाली बात है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, ये चक्कर से, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक मजेदार बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मजेदार बात, पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर, प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। अगर आप देखें तो जो ड्राई वेट है, एनुअल ड्राई वेट, यानी कि वार्षिक शुष्क भार, एनुअल ड्राई वेट, वो है 170 बिलियन टन। कितना है भाई, 170 बिलियन टन, कितना है, 170 बिलियन टन। और इस 170 बिलियन टन में से, इस 170 बिलियन टन में से 115, कितना बेटा, 115 बिलियन टन, 115 बिलियन टन, यानी कि लगभग लगभग 70%, वो कहाँ से आता है बताइएगा जरा, वो आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। कहाँ से आता है वो,
वो आता है बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां से। और बच्चों 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन, यानी कि लगभग लगभग 30%, वो आता है भाई जी एक्वाटिक इकोसिस्टम से। वो कहाँ से आता है इतना? एक्वाटिक इकोसिस्टम से। अब समझो, यानी यहां से आपको एक बात ये पता चल रही है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल की है ज्यादा और एक्वाटिक की है कम। टेरेस्ट्रियल की है ज्यादा और एक्वाटिक की है कम। तो हमें ये पढ़ना है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में लो प्रोडक्टिविटी क्यों है। बताइए जरा, सोच के आंसर करिए भाई। आप लोग जो है सोच के आंसर करिए। रीजंस फॉर द LOW, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो कौन से रीजन है कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। बात नंबर 1, बात नंबर 1 बेटा, लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, समुद्र तल की ओर नीचे जाते जाएंगे या वाटर बॉडी में नीचे जाएंगे, तो डिक्रीजेज विद द डेप्थ। लाइट जो है जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और अगर लाइट ही कम अवेलेबल है तो आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और दूसरा, आप कहेंगे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेस या लिमिटिंग अवेलेबिलिटी, जो ज़्यादा अच्छा टर्म बनेगा साइंस के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ, लिमिटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ, लिमिटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लिमिटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में भी अगर आप बात करें तो जो फास्फोरस है वो ज़्यादा लिमिटिंग होता है लेक्स में, और जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा लिमिटिंग होता है ओशियंस में। ठीक है ना? ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। न्यूट्रिएंट की जब आप अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो लेक्स में फास्फोरस ज़्यादा लिमिटिंग है और ओशियन में नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा लिमिटिंग है बेटा। ठीक है ना? वो ज़्यादा लिमिटिंग है। और अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें, जैसे अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, जो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, आप कहेंगे मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। उसमें किनका किनका नाम आ जाएगा भाई बताओ? उसमें नाम आ जाएगा यहाँ पर, आप कहेंगे जैसे कोरल रीफ है, कोरल रीफ, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या आप कहेंगे कि जो शुगर केन फील्ड है, ये हो जाएंगे भाई, शुगर केन फील्ड वगैरह। और जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है ना, जिनकी जो है प्रोडक्टिविटी कम है, बहुत कम। ठीक है ना? जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो जब हम ये बात करते हैं ना तो फिर पर यूनिट एरिया के हिसाब से बात करते हैं। तो जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, जैसे एक तो आप डेजर्ट कह सकते हो, रेगिस्तान,
या जो डीप सी है, गहरा समुंदर, वहां पे बहुत कम है प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा कम, बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम। क्लियर? अच्छा, प्रोडक्टिविटी की अगर आपको कभी सवाल करने पड़े ना, तो मैं एक एएसपी पॉइंट आपको दे रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी के अगर आपको कभी भी सवाल करने पड़े तो कैसे करना है, उसके लिए ना मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आप किसको कंपेयर करना चाहते हैं, लेट सपोज आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं मैन मेड को नेचुरल से, तो बेटा मैन मेड की जो प्रोडक्टिविटी है वो नेचुरल से ज्यादा है। टेरेस्ट्रियल जो है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक्वाटिक से ज्यादा है। ट्रॉपिक्स जो है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो टेम्परेट से ज्यादा है, टेम्परेट से ज्यादा है। शुगर केन जो है, शुगर केन की जो प्रोडक्टिविटी है वो राइस से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शुगर केन जो है वो C4 प्लांट है और राइस जो है वो C3 प्लांट है, C3 प्लांट। आगे बात समझ? मतलब रन जो है, ठीक है ना, रन तो कोहली भी बनाता है और बाबर आजम भी बनाता है, लेकिन उतने ही रन बनाने के लिए कोहली जो है वो कंपैरेटिवली कम बॉल खेलता है और बाबर आजम बहुत ज्यादा बॉल खेलता है। हालांकि बाबर और कोहली कोई कंपैरिजन है नहीं कोई। और अच्छा, आप में से कोई किसी का भी फैन हो सकता है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, है ना, इसको अदरवाइज नहीं लेना है बेटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका प्रोडक्टिविटी का मामला हो गया। और ये देख लीजिए आपने आज क्या क्या पढ़ लिया है मित्रों। तो मैं ये बता रहा था कि कोई है जो कम बॉल खेल रहा है और कोई है जो ज्यादा बॉल खेल रहा है। तो जो कम बॉल खेल के ज्यादा रन बना रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है? तो ये एक एक करके बेटा हमने सारी चीजें पढ़ी। ठीक है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और उसमें हमने क्या पढ़ा, आज प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा 10-15 मिनट लंबा हो जाए, और अगले लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाएगा। नहीं पूरा होता है तो 3 लेक्चर ले लेंगे। ठीक है? कोई घबराने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है जी? बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।